हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। और सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सॉरी उन सब लोगों को जो 12th के चैप्टर 3 के वीडियो के लिए वेट कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी, इसमें थोड़ा डिले हो गया, बट नाउ वी आर हियर और हम चैप्टर 3 जो है 12th का उसको कवर कर रहे होंगे यार आज की वीडियो में। दैट इज़ मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। तो ये है आपका चैप्टर 3। तो आपने जैसे कि पुरानी वीडियोज़ भी देखी होगी जो 12th की NCERT पे मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, उसका एक पूरा लिस्ट बना हुआ है। आई हैव अपलोडेड वीडियोज़ इन पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके मैंने उन वीडियोज़ को अपलोड किया हुआ है। और वो इसलिए यार बिकॉज एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कवर करूँगी तो, राइट। बिकॉज हमें डिटेल में भी पढ़ना है और हमें अच्छे से भी पढ़ना है, तो इसीलिए आई हैव पुट दोज वीडियोज़ इनटू पार्ट्स ताकि आपका जो अटेंशन है वो भी बीच में ख़त्म ना हो जाए। एक वीडियो एक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन की हो, जैसे 20 से 25 मिनट की, तो आप उसको देख के आराम से फिर दूसरे पार्ट में जा सकें। सो ये वाला जो वीडियो है यार जो अभी आप देख रहे हो वो चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सोर्सेज क्या होते हैं स्ट्रेस के, और फादर ऑफ स्ट्रेस कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है। ये वाला जो चैप्टर है ये मोस्टली स्ट्रेस के बारे में है कि हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, जो स्ट्रेसर्स आते हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, क्या क्या टाइप के स्ट्रेसर्स आते हैं, किन चीज़ों की वजह से वो स्ट्रेसर्स हमारी लाइफ में आ सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले एक डेफिनेशन है स्ट्रेस की, बड़ी यूनिवर्सल सी, जो आपकी बुक में भी दी हुई है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको याद रखें, राइट। सो व्हाट इज़ इट? द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तो देखो हम हो गए, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या हुआ, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन के टूवर्ड्स। एंड व्हाट इज स्टिमुलस, स्टिमुलस इवेंट। मैंने स्टिमुलस के बारे में पहले कई सारी वीडियोस में बात की हुई है, स्टिल एक बार और आपको बताती हूँ। स्टिमुलस क्या होता है? एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपका सपोजिंगली ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो एक स्टिमुलस है आपके लिए, ठीक है। तो कोई भी स्टिमुलस इवेंट जो एक इंडिविजुअल के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस दैट एग्जिस्ट विद इन योर बॉडी एंड आउटसाइड, ठीक है। वो होता है इक्विलिब्रियम। जैसे ये लाइन है, स्ट्रेट है, एक बैलेंस्ड लाइन है ना, ये एक लाइन है स्ट्रेट है, एक बैलेंस्ड लाइन है, बट ये लाइन बैलेंस्ड नहीं है, ये लाइन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको मैं बोलूँगी कि दिस इज़ इन एन इक्विलिब्रियम, और इस लाइन को मैं बोलूँगी कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जब आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, एक्सटर्नल जो स्टिमुलस इवेंट्स हैं उनके साथ डील कर पा रहे हो, सब सही है, तो इक्विलिब्रियम में है, राइट। यू आर एबल टू कोप विद एवरीथिंग अराउंड यू। बट जैसे ही आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाए, जैसे इस लाइन में डिस्टर्ब हो रखा है, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और जितना आप कोप कर सकते थे उससे ज़्यादा एक स्टिमुलस इवेंट आपके सामने आके खड़ा हो जाए, राइट। जैसे हम सबकी लिमिट्स होती है, राइट। एवरी वन ऑफ अस हैज़ लिमिट्स टू डील विद सर्टन स्ट्रेसर्स। हो सकता है कि मतलब सपोज मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो मेरी लिमिट है कि मैं इतने स्ट्रेस के साथ डील कर सकती हूँ, तो स्टिल मैं इक्विलिब्रियम में रहूँ, राइट। बट इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि कोई और इंसान जो एग्ज़ाम में उसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हो और वो उसके लिए उसके लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हो, तो उसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाए बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस इवेंट कॉल्ड एग्ज़ाम, और उसकी जो एबिलिटी टू कोप था विद दिस स्ट्रेसर वो भी एक्सीड कर जाए क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था उसके लिए, राइट। तो उसके लिए वो सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगी। सो ये होता है बेसिकली स्ट्रेस, राइट। एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स जो एक ऑर्गेनिज्म देता है टूवर्ड्स सर्टेन इवेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर इन्वायरमेंट, जो आपकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और एक इंसान की एबिलिटी टू कोप विद अ सर्टेन स्ट्रेसर उसको एक्सीड कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ आई है कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है। इसको प्लीज़ आप अपने टिप्स पर रखना, राइट। अब दो तरीके के स्ट्रेसर्स होते हैं, यू स्ट्रेस
एंड डी स्ट्रेस। एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज यूस्ट्रेस। साइड में लेफ्ट में आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक इंडिविजुअल है, उसके पास काम तो काफ़ी सारा है बट स्टिल द इंडिविजुअल इज समवट हैप्पी, राइट। तो यूस्ट्रेस की डेफिनेशन है कि इट इज़ द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू। तो सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि यार स्ट्रेस कैसे अच्छा हो सकता है हमारे लिए, है ना। बट यू स्ट्रेस इज दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस विच इज एक्चुअली गुड फॉर यू एंड इट इज़ वन ऑफ द पर्सन's बेस्ट एसेट्स फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे रिलेटेड बताती हूँ, ठीक है। सपोज आपका एक हफ्ते बाद 1 वीक बाद आपका एक एग्ज़ाम है साइकोलॉजी पर और अभी आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा कि यार अभी तो एक हफ्ता पड़ा है, हो जाएगा, राइट। 5 दिन बाद आप, ठीक है, 5 दिन रह गए अभी, तब भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा, राइट। फिर आपके पास सिर्फ 2 दिन रह गए उस एग्ज़ाम को आने में, तब आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होना शुरू हुआ कि यार एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन है, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सिलेबस क्या है, कहाँ से आएगा, राइट। फिर सिर्फ 1 दिन रह गया, द नाइट ऑफ दैट एग्ज़ाम, उस वक्त आपको थोड़ा और स्ट्रेस होगा कि लेट मी स्टडी अबाउट इट। तो वो थोड़ा सा जो आपको स्ट्रेस हो रहा है अपने एग्ज़ाम को लेके, दैट स्ट्रेस इज़ नेसेसरी बिकॉज वो स्ट्रेस आपको पुश कर रहा है अपने एग्ज़ाम के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी किताबों को ज़रा खोलने के लिए जो शायद आपने साल भर से नहीं खोली होगी, राइट। तो उन चीज़ों के लिए आपको वो स्ट्रेस पुश कर रहा है। सो दैट इज़ वाई वो जो स्ट्रेस हो जाएगा वो यू स्ट्रेस हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेस विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू टू स्टडी, ठीक है। आपको मोटिवेट कर रहा है कि अब तो पढ़ ही लेना चाहिए, कल पेपर है, नहीं तो मैं उसमें फेल हो जाऊंगी, राइट। तो इसी वजह से हम उसको यू स्ट्रेस बोल देते हैं और हम बोल देते हैं कि इतना स्ट्रेस आपके लिए गुड है, ठीक है। तो वो स्ट्रेस, यू स्ट्रेस जब तक रहेगा जब तक आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में वो इंटरफेयर ना कर रहा हो। बट द मोमेंट वो स्ट्रेस दैट इज़ रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम वो इतना ज़्यादा हो जाए कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ ही ना पाओ, सिर्फ यही सोचते रहो कि कल एग्ज़ाम है, कैसे होगा, क्या करूँगी मैं, क्या एग्ज़ाम होगा, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम हॉल में जाके आप एग्ज़ाम दे भी ना पाओ, इतने स्ट्रेस्ड आउट हो, तो वो स्ट्रेस बन जाएगा डी स्ट्रेस, ठीक है। फिर वो स्ट्रेस आपके लिए एक बैड स्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, द पर्सन इज़ वेरी वेरी टेंस्ड। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो अब ये स्ट्रेस है वो उसके परफॉर्मेंस में हिंडरेंस बन गया है, उसकी बॉडी का वियर एंड टियर कॉज करने लगा है एंड नाउ द पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो द मोमेंट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस इम्पैक्ट्स योर परफॉर्मेंस सो मच सो दैट आप कोई भी एक्टिविटी जो कर रहे हो अपनी डेली लाइफ की वो भी ना कर पाओ, जिस चीज़ की वजह से स्ट्रेस्ड हो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन ही ना कर पाओ, तो हम उसको बोल देते हैं डी स्ट्रेस विच इज़ बैड फॉर योर बॉडी। यू स्ट्रेस है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कुछ काम करने के लिए, वो हो जाएगा यू स्ट्रेस, ठीक है। सो आई होप आपको ये 3 चीज़ें क्लियर है, स्ट्रेस की डेफिनेशन, यू स्ट्रेस क्या होता है और डी स्ट्रेस क्या होता है, राइट। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जिन जिन लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी खोल के देख लिया अपनी साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक की, उसमें आप देख रहे होगे कि ये हेडिंग है नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो यार इस हेडिंग को मैंने 3 चीज़ों में ब्रेकआउट कर दिया है ना, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि जब हम पॉइंटर्स में फ्लो चार्ट्स के मेथड के थ्रू याद करते हैं ना चीज़ें, तो बहुत अच्छे से हमें याद रहती है और समझ भी आती है। सो नेचर ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो आपका वर्ड है स्ट्रेस, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, ठीक है। योर वर्ड स्ट्रेस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसे बोलते हैं स्ट्रिक्टस, इसका मतलब होता है टाइट या नैरो, एंड स्ट्रिंजर जिसका मतलब होता है टू टाइटन, ठीक है। तो ये 2 लैटिन वर्ड्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आपका वर्ड बना है स्ट्रेस। दिस इज समथिंग यू शुड नो, है ना, पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो यार हम डिस्कस करेंगे वो है द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? दीज आर द इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो इवेंट्स होते हैं, याद है आपको हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन में डिस्कस किया था अबाउट द स्टिमुलस इवेंट्स, द इवेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन योर इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके टूवर्ड्स हमारा कैसा रिस्पॉन्स होता है, राइट। क्योंकि उन चीज़ों के टूवर्ड्स ही हम कोई रिस्पॉन्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट माइट बी स्ट्रेसफुल फॉर यू।
सो वो जो नॉइज़ है वो आपके लिए एक स्ट्रेसर हो जाएगा, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, सपोज आप अपने कमरे में शांति से बैठ के पढ़ना चाह रहे हो, कल आपका एग्ज़ाम है, बट साइड में कोई कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली आवाज़ें आ रही है कंस्ट्रक्शन होने की, राइट, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों की आवाज़ें आ रही है, तो दैट वुड बी अ स्ट्रेसर फॉर यू, क्योंकि आपकी बॉडी उसके टूवर्ड्स एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स देगी एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतनी आवाज़ आ रही है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, राइट। या फिर कई लोगों के लिए क्राउडिंग भी स्ट्रेसर होती है, कि जैसे आप मार्केट में जा रहे हो कभी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली में एक मार्केट है सरोजनी नगर, है ना, अगर आपने उसका नाम सुना हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब इतनी भीड़ होती है कि कई लोगों के लिए वो मार्केट में जाना इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रेसर, कि वहाँ पे इतनी भीड़ होगी, हाउ विल आई मैनेज टू वॉक अराउंड, हाउ विल आई मैनेज टू बाय थिंग्स, राइट। तो हर इंसान के लिए स्ट्रेसर डिफरेंट हो सकता है, बट स्ट्रेसर फॉर यू वुड बी दैट इवेंट विच कॉजेज योर बॉडी टू गिव अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। तीसरी चीज़ जो इसमें हमें डिस्कस करनी है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ द रिएक्शन टू दीज एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। तो ये जो स्ट्रेसर्स आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, इनके टूवर्ड्स आप कैसा रिएक्शन दे रहे हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। सम पीपल माइट नॉट गिव एनी रिएक्शन, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ एक स्ट्रेसर हो ही ना, बट कुछ लोगों के लिए जो सपोज नॉइज़ एक स्ट्रेसर है, तो कई लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएं, यू नो दे बिगिन टू शाउट, तो वो उनका एक रिएक्शन हो जाएगा, वो उनका एक स्ट्रेन हो जाएगा टू दैट एक्सटर्नल स्ट्रेसर। कई लोग होंगे जो गुस्सा नहीं, वो रोने लग जाएंगे सडनली, दे बिकम वेरी इमोशनल इन टाइम्स ऑफ सच स्ट्रेसिंग थिंग्स, तो उनका वो रिएक्शन हो जाएगा। सो एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट रिएक्शन टू द एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, ये तीन चीज़ें क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, हम हैंस सेली के बारे में बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट फिगर इन साइकोलॉजी, राइट। हैंस सेली इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। तो हमारी जो मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च है उसके फादर हैं हैंस सेली, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इनकी क्या डेफिनेशन थी स्ट्रेस की, इन्होंने स्ट्रेस को एक अपने तरीके से डिफाइन किया था एज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एनी डिमांड, इन्वायरमेंट से जो भी डिमांड आ रही है या हमारी बॉडी की तरफ से जो भी डिमांड आ रही है, उसके टूवर्ड्स हमारा क्या रिस्पॉन्स है, और वो रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू हैंस सेली इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम ही रिस्पॉन्स हो, नॉट नेसेसरी कि हर स्ट्रेसर्स के टूवर्ड्स हमारा सेम रिस्पॉन्स हो गुस्सा होने वाला, या सेम रिस्पॉन्स हो रोने वाला। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान जो एक स्ट्रेसर को देख के रो पड़ा वो दूसरे स्ट्रेसर को देख के भी रो पड़े, राइट। हो सकता है वन स्ट्रेसर इज इमोशनल फॉर दैट पर्सन एंड द सेकेंड स्ट्रेसर मेक्स दैट पर्सन वेरी एंग्री, तो इसीलिए नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब हैंस सेली एक और चीज़ में बड़ा मानते थे, दैट इज़, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है, एक बारी मैं रीड आउट करूँगी फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊंगी, राइट। तो प्लीज़ पे अटेंशन, प्लीज़ स्टे फोकस्ड। सो डिफरेंट स्ट्रेसर्स मे प्रोड्यूस different patterns of stress reactions and different individuals may have different characteristic modes of response। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने नोट की, सबसे पहले नोट किया डिफरेंट स्ट्रेसर्स। हमारे पास DS, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेसर्स, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। स्ट्रेसर्स हमने जस्ट अभी कवर किया, इन्वायरमेंट में हो सकता है एक स्ट्रेसर हो कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हो सकता है एक स्ट्रेसर हो कि 2-3 लोग खड़े होकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बातें कर रहे हैं। सो देयर कैन बी डिफरेंट स्ट्रेसर्स। अब ये जो डिफरेंट स्ट्रेसर्स हैं वो अलग अलग पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन SR, ठीक है, ये अलग अलग पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, वही सेम जो 2-3 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, एक इंसान के लिए उसके टूवर्ड स्ट्रेस रिएक्शन हो सकता है कि वो खड़ा होकर उनको गुस्सा कर दे, दूसरे इंसान के लिए उसके टूवर्ड स्ट्रेस रिएक्शन हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आके खुद रोने लग जाए। सो डिफरेंट स्ट्रेसर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रेस रिएक्शंस, है ना। हो सकता है कि जो लोग बातें कर रहे हैं उनके टूवर्ड्स आपको बड़ा गुस्सा आए, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह से आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ क्योंकि आप उनको कुछ बोल नहीं सकते जाके, राइट, वो तो होगी ही कंस्ट्रक्शन तो। सो डिफरेंट स्ट्रेसर्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट स्ट्रेस रिएक्शंस। एंड थर्ड चीज़ जो हमने नोट की है वो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स, DF, डिफरेंट इंडिविजुअल्स मे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो डिफरेंट रिस्पॉन्स भी है, DF DR, ये क्या हो गया कि अलग अलग इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स
ये DI हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग रिस्पॉन्सेस देते हैं। हो सकता है कि उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के शोर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, और हो सकता है कि मेरा जो फ्रेंड हो उसको उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए वो इंसान। सो दिस इज़ द क्रक्स। हैंस सेली का मानना यही था कि किसी भी स्ट्रेसर के टूवर्ड्स कोई एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्स होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हो तो आपको रोना ही आएगा, बिकॉज फेलिंग एन एग्जाम इज ऑल्सो अ स्ट्रेसर फॉर मैनी पीपल, है ना। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप एग्जाम में फेल हो तो आप सबको रोना ही आना चाहिए। भाई हो सकता है आपको रोना आ रहा है, हो सकता है किसी और को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, हो सकता है किसी को गुस्सा आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, हो सकता है किसी के लिए वो स्ट्रेसर ही ना हो तो उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा, राइट। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो हैंस सेली ने यही बोला था कि डिफरेंट जो स्ट्रेसर्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन देते हैं, और अलग अलग लोगों का अपना यूनिक एक रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स दोज स्ट्रेसर्स विच आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, राइट। तो ये जो पॉइंट था, ये जो डेफिनेशन थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। प्लीज़ मेक श्योर कि आपको समझ आई हो। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ लो, उस डाउट को क्लियर कर लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन टू थिंग्स। दो चीज़ें हैं जिस पे हमारा परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस डिपेंडेंट है। परसेप्शन मतलब हाउ वी आर व्यूइंग इट, क्या हम किसी सिचुएशन को एज स्ट्रेसफुल व्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि एक एग्ज़ाम में फेल होना किसी के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है और किसी और के लिए हो सकता है वो स्ट्रेसफुल हो ही ना, राइट। तो ये चीज़ आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्या परसेप्शन है आपका टूवर्ड्स एनी इवेंट, राइट। तो दो परसेप्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट वाला जो आपका परसेप्शन है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, वो ये हो सकता है कि इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स, कि आप अपने दिमाग में, कॉग्निशन क्या होता है, योर थिंकिंग प्रोसेसेस, योर एबिलिटी टू थिंक, एनालाइज सर्टेन थिंग्स, राइट। तो आप अपने दिमाग में किसी इवेंट को कैसे एनालाइज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, किसी एक इंडिविजुअल ए के लिए फेलिंग इन एन एग्ज़ाम मीन्स कि उसके पेरेंट्स उसे डांटेंगे, उसके फ्रेंड्स उस पर हंसेंगे, उसके टीचर्स उसे स्कोल्ड करेंगे और उसका आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा डाउन है। तो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो ऐसा कॉग्निटिव अप्रेजल करता है इस इवेंट का, तो उसके लिए वो इवेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। बट सपोज इंडिविजुअल बी है जो फेलिंग इन एन एग्ज़ाम को इंटरप्रेट करता है इसकी कोई बात नहीं, पेरेंट्स मोटिवेट करेंगे, टीचर्स भी मोटिवेट करेंगे, एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ, मेरे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं एग्ज़ाम देने के, आई कैन लर्न फ्रॉम दिस एंड मैं अपने मिस्टेक्स पे काम कर सकती हूँ। तो ऐसे इंडिविजुअल जो ऐसा कॉग्निटिव अप्रेजल करें ऑफ दिस इवेंट, दे मे नॉट बी फेसिंग एज मच स्ट्रेस। हो सकता है उन्हें भी स्ट्रेस हो बट इतना ना हो जितना पर्सन ए को होगा। सो इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव अप्रेजल। सेकेंड चीज़ क्या है, द रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद देम। क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए अगर अपने रिसोर्सेज देखने जाए कि यार मुझे स्ट्रेस तो हो रहा है बट अब रिसोर्सेज क्या हैं जिससे मैं इस स्ट्रेस को डील करूँ, उसको कुछ भी ना मिले, ठीक है, तो उसका स्ट्रेस तो और इंक्रीज होगा। बट पर्सन बी है, वो रिसोर्सेज देखने जाए तो उसे लगे कि यार माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, तो वो मेरे लिए एक रिसोर्स हो गया, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे हेल्प करेंगे आगे और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने में। दूसरा रिसोर्स हो गया कि यार मेरे टीचर्स हैं, वो मुझे और सपोर्ट करेंगे और मेरी जो भी मिस्टेक्स हैं मुझे समझाएंगे एंड दे विल टेल मी टू वर्क हार्ड एंड दे विल हेल्प मी टू वर्क हार्ड ऑन माई मिस्टेक्स। तो उसको ये रिसोर्सेज नज़र आ गए अपने पास, एंड नाउ दैट पर्सन विल बी इवन मोर रिलैक्स्ड, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं किसी प्रॉब्लम, किसी स्ट्रेसर के साथ डील करने के लिए, राइट। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो आपके स्ट्रेस के रिएक्शन को, परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि आप किसी भी इवेंट को कैसे सोचते हो, कैसे एनालाइज करते हो, कॉग्निटिव अप्रेजल, एंड सेकेंडली आपके अकॉर्डिंग आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं टू डील विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 टाइप के स्ट्रेस हैं जो आपकी बुक में प्रेजेंट है, राइट। दिस इज़ अ वेरी एक्चुअली बहुत एक मैकेनिकल तरीका है, हमने बोल दिया कि 3 तरीके के स्ट्रेस हैं बट एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट, ठीक है। बट आपकी बुक में ये प्रेजेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया है, सो वी विल डिस्कस दीज 3।
तो सबसे पहला है फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो क्या होता है फिजिकल स्ट्रेस, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जो डिमांड्स आपके बॉडी के स्टेट को चेंज करते है ना, सपोज आप बीमार पड़ गए, ठीक है, कोई इलनेस हो गया आपको और उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया बिकॉज कुछ खाने का मन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते गए, आपकी स्किन जो है वो पेल हो गई, तो दैट बिकम्स अ स्ट्रेसफुल इवेंट फॉर यू, राइट। वो एक फिजिकल स्ट्रेस है जो कि इलनेस है आपके लिए, या फिर हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट की वजह से आपको इंजरी आ गई, तो आपकी जो बॉडी का स्टेट है वो चेंज हुआ है उस इंजरी की वजह से। हो सकता है आपके हैंड में फ्रैक्चर हुआ हो, राइट। तो वो क्या हो गया, आपकी कुछ डिमांड्स है एनवायरनमेंट की जो आपकी बॉडी के स्टेट को चेंज कर रही हैं इन द फिजिकल अपीयरेंस फॉर्म, तो वो आपका एक फिजिकल स्ट्रेस हो गया। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी सराउंडिंग के जो बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल हो सकते हैं, आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई सुनामी आ गई, ठीक है, अब सुनामी को यू कैन नॉट अवॉइड, सुनामी है ना, वो आ गई तो आपके लिए तो वो स्ट्रेसफुल ही है। अगर सपोज पर्सन ए एक एरिया में रहता है और उस पर्सन ए के एरिया में सुनामी आ गई है और उसके जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है, सो दैट विल बी अ स्ट्रेसर फॉर दैट पर्सन। और वो स्ट्रेसर उस पर्सन की वजह से तो नहीं आया, वो तो एक इन्वायरमेंटल रीज़न था, तो दैट विल बी और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, दैट कैन ऑल्सो बी एन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। और आपको डेली जो ट्रैवल कम्यूटिंग वाले लोग होते हैं उनको आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना है एंड द टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। इवन क्राउडिंग, कि आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह में रहते हो तो वो भी आपके लिए एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, राइट। द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो बहुत यूनिक होता है हर इंडिविजुअल के लिए, राइट। इट इज़ वेरी पर्सनल, इट इज़ वेरी यूनिक टू द पर्सन हु इज़ एक्सपीरियंसिंग दैट स्ट्रेस। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर इंसान के लिए वो पर्टिकुलर सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है कि क्या चीज़ किस इंसान के लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब कुछ सोर्सेज होते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के, ठीक है, 4 सोर्सेज हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जिनकी वजह से हो सकता है। जो आपका फर्स्ट सोर्स है वो है फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब फ्रस्ट्रेशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन बेसिकली हमें कब होती है, जब सपोज मेरे को कोई चीज़ पानी है, दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली रियली वांट, और मैं उसके पाथ, उसका ये पाथ है, किसी ने मुझे बोला कि आपको ये चीज़ लेने के लिए इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, और मैं इस पाथ को फॉलो तो कर रही हूँ और अपनी चीज़ के टूवर्ड्स आगे भी जा रही हूँ, बट देर आर सर्टन ऑब्जेक्शंस इन बिटवीन, बीच बीच में कुछ कुछ हिंड्रेंसेस आ रही हैं, some people are hindering in between, some things are there which are becoming hindrances in between, तो फिर मुझे क्या होगा, frustration होगा। why? because I am not able to take something that I really really want। मेरी जो need है उसके बीच में कुछ कुछ hindrances आ रही हैं, कुछ कुछ blockages आ रहे हैं, because of which I will become very very frustrated। तो इसका एक छोटा, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज आपको कोई कॉपी लेनी है अपनी, ठीक है, वो कॉपी लेने के लिए आपको बहुत सारी स्टडी टेबल्स ढूंढनी पड़ी कि कहाँ गई वो कॉपी, बहुत सारी बुक्स हटानी पड़ी, फिर आपको दिखा वो कॉपी तो और भी पीछे है, तो फिर आपको कुछ अपने टॉयज़ हटाने पड़े, तो वो चीज़ क्या होगी, आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगी। आपको लगेगा कि यार कितनी चीज़ें हटानी पड़ेगी कि मुझे एक कॉपी मिले, है ना। सो दैट इज़ वॉट इज़ फ्रस्ट्रेशन, कि ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन दैट हिंडर्स अस फ्रॉम अचीविंग दैट डिजायर्ड गोल, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका फर्स्ट रीजन ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब सेकेंड सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन बी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो सकता है 2 इनकम्पैटिबल नीड्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना करियर स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हो, 10th के बाद की 11th में मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन कॉमर्स और आप आर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, कॉमर्स में भी इंटरेस्टेड हो और आर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो, बट ये जो दोनों नीड्स हैं वो काफ़ी इनकम्पैटिबल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कॉमर्स और आर्ट्स एक साथ ले लो, नहीं, राइट। यू कैन ओनली चूज वन ऑफ द स्ट्रीम्स एंड दे बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो तब आपको कॉन्फ्लिक्ट का महसूस होगा और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यू कैन बिकम स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट फॉर यू, जो 2 इनकम्पैटिबल मोटिव्स या नीड्स के बीच में आ जाए वो आपका हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट।
फिर तीसरा सोर्स ऑफ योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन बी योर इंटरनल प्रेशर। अब इंटरनल प्रेशर क्या होता है, देखो हम अपने आप को भी बहुत बारी प्रेशराइज करते हैं, राइट। हमारे खुद के बिलीव्स होते हैं कि ये जो एक बड़ा स्ट्रिक्ट सा मैंने टाइम टेबल बनाया है कि 6 बजे उठो और रात को 12 बजे सो और बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं, ये मुझे फॉलो करना ही करना है, बट मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाई तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया, गिल्ट हो गया, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया। बट दैट इज़ वेरी अनडिमांडिंग थिंग, राइट। ऐसा थोड़े होता है कि 6 से 12 आप बस पढ़ते ही रहोगे विदाउट एनी ब्रेक, वो अनडिमांडिंग है। तो इंटरनल प्रेशर्स क्या हो गए, जो आपके खुद के बिलीव्स के ऊपर बेस्ड हैं, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस्ड हैं, जो हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती है फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस हम मीट नहीं कर पाते देन होता है स्ट्रेस, राइट। और फोर्थ सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन बी योर सोशल प्रेशर। तो एक तो आप अपने आप को अंदर से इंटरनली प्रेशराइज करे जा रहे हो, आपका खुद का कुछ एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, और एक हो गया सोशल प्रेशर कि बाहर जो सोसाइटी है वो आपको प्रेशराइज करे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको प्रेशराइज करे जा रहे हैं कि यार इस एग्जाम में तो तुझे अच्छा करना है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये एग्जाम में आपको तुम्हें 12th में 90% अबव तो लाने ही लाने पड़ेंगे। तो वो क्या हो गया, आपका एक सोशल प्रेशर हो गया कि सोसाइटी में जो लोग हैं, आपके अराउंड जो लोग हैं, वो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव डिमांड्स मेक कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली मेकिंग यू स्ट्रेस्ड आउट। और कभी कभी ये जो इंटरनल और सोशल प्रेशर्स हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, बिकॉज द पीपल अराउंड यू आर टेलिंग सो मच टू यू कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो आप अपने आप से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। सो दीज थिंग्स कैन बी इंटरट्वाइंड, और उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर सकते हो जब आपको वो गोल ना मिले जो लोग आपको कह रहे हैं अचीव करने के लिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, ठीक है। फिर जो थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस हो सकता है वो हो सकता है आपका सोशल स्ट्रेस। अब सोशल स्ट्रेस क्या है, वो एक्सटर्नली इंड्यूस होता है, जैसे हमने सोशल प्रेशर की थोड़ी बहुत बात की है जो एक्सटर्नली आता है, वैसे ही सोशल स्ट्रेस भी जो है वो एक्सटर्नल होता है एंड इट इमर्जेस फ्रॉम आर इंटरैक्शन विद अदर पीपल। हम जब दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उससे सोशल स्ट्रेस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज़ मेरे फैमिली में कोई बहुत ही क्लोज है मेरे, राइट, और उसकी डेथ हो जाती है, सो दैट वुड बी अ ह्यूज इम्पैक्ट, दैट वुड टेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा टोल ले लेगा मेरे ऊपर एंड दैट विल बी अ वेरी बिग स्ट्रेसर फॉर मी। डेथ, लूजिंग समबडी आई रियली लव, वो एक स्ट्रेसफुल इवेंट है मेरे लिए, तो वो एक सोशल स्ट्रेस के एग्जाम्पल में आएगा। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, किसी के साथ मेरी बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, हमेशा लड़ाई होती रहती है उनसे जब भी मैं बात करती हूँ, तो वो भी एक सोशल स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है, राइट। अगेन ये जो सारे के सारे स्ट्रेसेस हैं, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, आपका सोशल स्ट्रेस है, आपका फिजिकल स्ट्रेस है, वो हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है, हर इंसान के लिए वेरीड होता है, और हर इंसान का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स देम भी वेरीड ही होता है, राइट। चलो अब आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमने कवर कर लिया। अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के ऊपर ही बेस्ड मैंने एक बड़ा अच्छा ग्राफिक ढूंढा था। उस ग्राफिक में अ स्मॉल एक्टिविटी, ठीक है, आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, उस ग्राफिक को, वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर उस ग्राफिक को देखना एंड ट्राई टू फिट इन कि कौन सी इवेंट फिजिकल स्ट्रेस हो सकती है, कौन सी इवेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकती है, कौन सी इवेंट आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है, और उसका सोर्स क्या हो सकता है। जो 4 चीज़ें हमने डिस्कस की, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर या सोशल प्रेशर, और कौन सी चीज़ आपके लिए सोशल स्ट्रेसर हो सकती है, राइट। सो दिस इज़ दैट ग्राफिक। बहुत क्लियर नहीं है बट अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे, और जैसे एक इंजरी है, ठीक है, या फिर इलनेस है, ये चीज़ें किस स्ट्रेस के अंदर आएंगी, करियर प्रेशर है, ये किसके अंडर आएगा, ये आप ढूंढने की कोशिश करो, राइट। चलो आई होप आपने वीडियो पॉज करके एक्टिविटी करी है, राइट। मैं कंटिन्यू करती हूँ बताना। अब जैसे आपकी इंजरी है, ये आपके लिए एक फिजिकल स्ट्रेसर है, राइट, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी का वियर एंड टियर हो रहा है। इलनेस है, व्हाट इट विल बी, फिजिकल स्ट्रेसर हो जाएगा, आपकी फिजिकल बॉडी में वियर एंड टियर आ रहा है। बहुत ज़्यादा बिजली कड़क के बारिश हो गई और फ्लड आ गया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर हो जाएगा आपके लिए, है ना। करियर प्रेशर्स हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा है अपने करियर में ये चीज़ चूज़ करो, वो चीज़ चूज़ करो, वो क्या हो जाएगा, एक सोशल प्रेशर हो जाएगा। हो सकता है वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट भी हो कि आप कन्फ्यूज्ड हो कि कौन सा प्रेशर, कौन सा वाला आपको करियर लेना है। सो ये जो है आपके लिए एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाएगा, राइट। तो आपके किसी के साथ स्ट्रेन रिलेशनशिप है या किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, ये चीज़ किसके अंडर आ जाएंगी, सोशल स्ट्रेसर के अंडर आ जाएंगी, राइट। फिजिकली आप कोई बहुत ज़्यादा भाग रहे हो और वहाँ से गिर गए हो,
ठीक है, तो वो आपकी बॉडी का वियर एंड टियर कॉज करेगा, फिजिकल स्ट्रेस और, ठीक है। सो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। ऐसी एक्टिविटीज़ अगर आप करते रहोगे अपने आसपास, ऑब्जर्व करो, कोई इंसान के साथ कुछ हुआ है तो उसको अगर स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो रहा है तो कौन सी कैटेगरी में वो स्ट्रेस आ सकता है। व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, सी साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग। अपने आसपास आप साइकोलॉजी देख सकते हो, जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, बुक नहीं है, अप्लाई करना सीखो उसको, तो और आपका पक्का होता जाएगा वो लर्निंग, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनफ ऑफ दिस ज्ञान। तो अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं। अच्छा, आप थके नहीं हो, आई होप इसी चीज़ पे फोकस है आपका और इधर उधर अपना इंस्टाग्राम वगैरह चेक नहीं करने लगे, राइट। प्लीज़ स्टे फोकस्ड गाइस, बहुत मेहनत लगती है एक पीपीटी, एक वीडियो बनाने में और आपको ये सब डिलीवर करने में, सो प्लीज़ स्टे फोकस्ड, राइट। तो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस 3 हो सकते हैं, लाइफ इवेंट्स, हैसल्स एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब लाइफ इवेंट्स का क्या हो सकता है, लाइफ इवेंट्स कैसे हमारे लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकते हैं। तो हमारी जो लाइफ है उसमें हमेशा चेंज होते रहते हैं, डू यू अग्री और नॉट। हमारी लाइफ में चेंज तो होते रहते हैं, 9th क्लास से 10th क्लास में गए, 10th से 11th में गए, कॉलेज पार हुआ, ठीक है, स्कूल पार हुआ, फिर आप कॉलेज में आए, कॉलेज के एडमिशन्स हुए, एडमिशन में पास हुए, फेल हुए, फिर दूसरा कोई नया लाइफ इवेंट शुरू हुआ, फ्रेंडशिप हुई, ब्रेकअप हुआ, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं हमारी लाइफ में। वो चेंजेस बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं, एज स्मॉल एज पासिंग योर स्कूल टू एज बिग एज गेटिंग अ जॉब, ठीक है। तो चेंजेस अकर इन आवर लाइफ, है ना। अब बहुत सारे चेंजेस जो है वो प्लान्ड होते हैं कि हमें पता ही होता है कि स्कूल के बाद तो मुझे कॉलेज जाना है, बट बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं कि मुझे तो था कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लूँगी, बट मेरा उस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट में पास हुई नहीं मैं, तो उस कॉलेज में मेरा एंट्रेंस मतलब मेरा प्लेसमेंट हो नहीं पाया, तो मुझे एक छोटे से कॉलेज के साथ मैनेज करना पड़ा, राइट। तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल चेंज है आपके लिए लाइफ इवेंट में। तो वो जो चीज़ें हैं, जब एक अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ जाए आपकी लाइफ में, वो भी एक बहुत छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन में, एक अनप्रिडिक्टेबल चेंज आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। और फॉर एग्जांपल आपकी बड़ी लंबी दोस्ती है, 12 से 15 साल की दोस्ती चली आ रही है किसी फ्रेंड के साथ, और अचानक वो फ्रेंड गायब हो जाए और आपको बोले कि आई रियली डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप, मुझे तो पसंद ही नहीं हो तुम हमेशा से, तो वो आपके लिए एक बड़ी अनप्रिडिक्टेबल चेंज आएगी लाइफ इवेंट में। सो ये जो ऐसी ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ कोप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, राइट। इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट कि उस लॉस के साथ, उस चीज़ के साथ, उस चेंज के साथ आप कोप करें, है ना। उस रीज़न की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, उस रीज़न की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, वो एक लाइफ इवेंट में चेंज है ना। अब वो क्या, वो एक सोर्स हो गया स्ट्रेसर का। किस टाइप का स्ट्रेसर हो सकता है वो, आपका एक सोशल स्ट्रेसर हो सकता है आपके लिए, हो सकता है किसी के लिए वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर हो कि बहुत इमोशनल इंसान हो गया है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसका तो गोल ही था उस इंसान के साथ शादी करना और उस गोल में अब इतनी हिंड्रेंसेस दिख रही है तो वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, राइट। तो लाइफ इवेंट्स के बारे में ऐसे हम आगे आगे एक फ्लो चार्ट बनाते जाते हैं कि सोर्स ऑफ इवेंट था, लाइफ इवेंट में ये चेंज आया, किस टाइप का स्ट्रेस वो बन सकता है, ठीक है। ऐसे हम चीज़ें देखते हैं। अब दूसरा सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, हैसल्स। हैसल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हमारी डेली लाइफ भी एक हैसल ही होती है, सुबह उठना और फिर किसी के साथ लड़ाई करना कि अरे यार मेरा पंखा क्यों बंद कर दिया, मुझे तो अभी नींद आ रही थी, मुझे सोना था, एसी क्यों बंद कर दिया, एसी का रिमोट किधर है, खाना क्या बनाना है, कैसे पैक करना है, कौन बनाएगा, क्या ड्रेस पहन के जानी है, दीज ऑल आर डेली हैसल्स। और ये जो छोटी छोटी हैसल्स होती है, जब बहुत ज़्यादा एक साथ कंबाइन हो जाए, दे कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस, ठीक है। ये जो डेली हैसल्स की बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है सराउंडिंग में, बहुत छोटे छोटे बच्चे आपके घर में जो फाइट करते रहते हैं डेली, आपको अपने घर से ऑफिस तक जाने में बहुत ट्रैफिक मिलता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने और वो फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो दीज आर द डेली हैसल्स। ये छोटी छोटी आपको डेली जो दिक्कतें आती हैं, they can also lead to stress, they can be a very good source of stress, ठीक है, मतलब not very good but वो भी एक source of stress हो सकते हैं कि आप ट्रैफिक में अटक गए, उस वजह से आप अपने ऑफिस लेट पहुँचे, ऑफिस में आपका शॉर्ट लीव कट गया तो पैसे कट गए, तो यू नो दिस चेन कैन कंटिन्यू। यही चीज़ अगर कॉलेज स्टूडेंट्स में देखें तो आप कॉलेज ट्रैफिक में फंस गए, कॉलेज लेट पहुँचे, क्लास में लेट हो गए, टीचर ने झाड़ा, बच्चों ने मजाक उड़ा दिया,
राइट. सो दिस इज़ अ स्ट्रेसफुल इवेंट फॉर समबडी. तो जो डेली हैसल्स हमारे होते हैं वो एक इंडिविजुअल अकेले कोप करते करते कभी कभी थक जाता है, एंड दैट कैन लीड टू दैट कैन बिकम अ द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, राइट. और जो थर्ड सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकता है वो हो सकता है ट्रॉमेटिक इवेंट्स. अब ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं? ट्रॉमेटिक इवेंट बेसिकली कोई भी इवेंट ट्रॉमेटिक बन जाता है जब वो आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाल दे, राइट. और इसमें बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स काउंट हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, दैट कैन बी अ ट्रॉमेटिक इवेंट. आपके घर में चोरी हुई, ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है. रोड एक्सीडेंट, ट्रॉमेटिक इवेंट, ठीक है. मे बी कहीं बिल्डिंग में आग लग गई एंड यू जस्ट एस्केप दैट बिल्डिंग, वो भी आपके लिए ट्रॉमेटिक हो सकता है. लिफ्ट बंद हो गई, आप उसमें बड़ी देर फंसे रह गए, दैट कैन ऑल्सो बी अ ट्रॉमेटिक इवेंट. तो कोई भी इवेंट, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन, किसी इंसान के लिए कौन सा इवेंट ट्रॉमेटिक है. बट यूजुअली सच बिग इवेंट्स एंड एक्सट्रीम इवेंट्स आर काउंटेड अंडर ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ठीक है. और ये जो ऐसे इवेंट्स होते हैं इनके जो इफेक्ट होते हैं वो कभी कभी इतने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कि इंसान को उस इवेंट के मतलब वो इवेंट हुए हुए 10-15 साल बीत गए, बट स्टिल दैट पर्सन इज गेटिंग फ्लैशबैक ऑफ दैट इवेंट कि ऐसे रोड एक्सीडेंट हो गया था, और सोते सोते अचानक जाग जाते हैं कि उनको, क्योंकि वही चीज़ें याद आ रही होती है बार बार, या फिर उस इवेंट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि आज तक वो रोड पे ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं और डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, उनके ड्रीम्स में वो चीज़ों के फ्लैशबैक आने लग जाते हैं. तो वो चीज़ें आपकी ट्रॉमेटिक इवेंट्स आ जाते हैं एंड दे आर अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर दैट पर्सन. और अगर ऐसी चीज़ें आप अपने आसपास किसी में नोटिस कर रहे हो कि भाई ऐसी चीज़ों की वजह से उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, देन प्लीज़ गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इसीलिए ही हैं कि वो हेल्प कर पाएँ आपको कोप करने में विद दीज स्ट्रेसर्स, राइट. तो आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ आई है, लाइफ इवेंट्स, हैसल्स एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स. अब नेक्स्ट चीज़ है यार आपकी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस. कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस दिया था रिचर्ड लाजरस एंड कोलीग्स ने. ये जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का हाईलाइट है. फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इनटू इन्फिनिटी, समझ लो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, राइट. तो ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस बहुत इजी है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, समझना बहुत इजी है, अच्छे से एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ समझेंगे. बट आज की वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी, तो इसको मैं कल कवर करूँगी. कल सिर्फ एक वीडियो रिलीज़ होएगी जो पूरी की पूरी वीडियो आपकी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस के ऊपर ही होगी. उस पूरी वीडियो में हम सिर्फ इस थ्योरी के बारे में बात कर रहे होंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के डिस्कस कर रहे होंगे, राइट. तो आज के लिए यार इतना ही. कल हम मिलते हैं वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस. एंड मेक श्योर गाइज यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है एज आवर फैमिली ऑफ माइंड रिव्यू गेट्स इंक्रीज्ड. और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो इसको अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो यार, आपके जो क्लासमेट्स हैं जिनको आपको लगता है ज़रूरत हो सकती है इस वीडियो को देखने की. लाइक का बटन दबा देना एंड कमेंट करो, कोई भी डाउट हो तो पूछो, ठीक है. सो टिल देन हैव अ गुड डे. पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो अपना, कोई भी डाउट हो पूछो, एंड ट्राई अप्लाइंग साइकोलॉजी इन योर एवरीडे लाइफ. आसपास चीज़ों में अप्लाई करना सीखो साइकोलॉजी को, ठीक है. तो मिलते हैं कल एंड बाय बाय.